पीडीए वाला आपका पूरा फॉर्मूला है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यानी अखिलेश जी का जो फॉर्मूला है, क्या इसमें अभी भी आजम खान कहीं फिट बैठते हैं? पीडीए जो है वो कोई ऐसा नहीं है A4 अखिलेश जी, A4 आजम खान साहब, A4 D4 मतलब कुछ भी आप गिने, वो ऐसा नहीं है। एक विचारधारा है। विचारधारा वो है जो इस सरकार के अंदर पूरी तरह से पीड़ित हुए। 2027 की तैयारी ठीक चल रही है, बढ़िया है पीडीए के फॉर्मूला के साथ में। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अंदर अपराध के मामले में नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1। लेकिन परिवार में जो डिंपल भाभी हैं वो भी क्या इंस्ट्रक्शन कुछ देती हैं पॉलिटिक्स में? डिंपल भाभी कोई राज्यसभा में मनोनीत होकर नहीं गई है, उन्हें 20 लाख लोगों ने चुना है, वो निर्वाचित होकर गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आजम खान असली बेड़ा गर्क करने में अगर लगे हैं तो समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जब परिवार बड़ा होता है तो छोटी मोटी बातें चलती रहती। यूपी के उझारी वाले जिसे अपना बना लें वो कमाल होते हैं, हसनपुर वाले जिसे अपना लें वो कमाल होते हैं, जामिया वाले जिसे जिता दें वो कमाल होते हैं, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जिन्हें असली नेता बना दें और राज्यसभा तक पहुंचा दें वो कमाल होते हैं, और नेताजी की लेगेसी अखिलेश यादव के साथ यूपी में आगे बढ़ाने वाले सचेतक कमाल अख्तर भी यूं ही कमाल के हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आप समझ गए होंगे स्टूडियो में आज कौन है। कमाल अख्तर, पूर्व राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी, पूर्व अध्यक्ष जामिया, सचेतक समाजवादी पार्टी के, इस वक्त विधानसभा के अंदर कांठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक, और इसके आगे क्या क्या है, राज की बात होगी, दिल की बात होगी। जब दिमाग से बात करेंगे तो सवालों के घेरे में आएंगे, और हाँ, बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई मुझे अपना वक्त देने के लिए, और मुझे उम्मीद यह है कि यह इंटरव्यू आग होने वाला है कमाल का। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत राशिद भाई, आपने मुझे ये मौका दिया, और आपके ज़रिए बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी चलेंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि कमाल भाई से कमाल का क्वेश्चन करूं या कमाल के आंसर का इंतजार करूं। नहीं, कमाल के क्वेश्चन भी होंगे, कमाल के आंसर भी होंगे। अच्छा, अमूमन क्या होता है ना कमाल भाई कि इंटरव्यू की अगर कोई शुरुआत करता है तो शुरू से शुरुआत करता है, लेकिन मैं शुरुआत हमेशा आज से करता हूं। और आज अगर आपकी पार्टी का कोई कमाल, अब कितना कमाल मचा रहे हैं या नहीं ये तो आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन खबरों में धमाल जरूर मचा रहे हैं और खबरों के जरिए सुर्खियां बटोर करके कमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान जी, आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गया था जेल में आजम खान साहब से मिलने, और अभी क्योंकि बहुत दिन बाद वो जेल से आए हैं, जो आदमी 23 महीने जेल में रहा हो तो जाहिर सी बात है अपने परिवार को, अपने समर्थकों को, और एक बहुत सारे उनके वेल विशर्स हैं, उनको टाइम देना भारी काम होता है। और जैसे वो फ्री होंगे तो हम लोग टाइम मांगेंगे, या टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे मिलने। जानते हैं आपकी ज़बान इतनी अच्छी है, और ज़बान अच्छी होने के साथ साथ चूँकि आपकी राजनीति का जो ऑरा है, या फिर पॉलिटिकली आप जिस तरीके से अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मुझे नेताजी नज़र आते हैं, और शुरू में ही आपने इस तरह के फुटवर्क का इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या आजम खान की सियासत वाकई बची है? नहीं, आजम खान देश के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और ऐसा नहीं, उनके बहुत सारे वेल विशर्स हैं जिनको आदर्श मान के बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। आज भी उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, और यकीनी तौर पे लोहिया जी से ज़माने से लेके, नेताजी के ज़माने से लेके जो समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने राजनीति की है, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा योगदान है। आप कह रहे हैं कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी जो हैं वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। वो तो पानी पी पी करके कोस रहे हैं, एक दूसरे पे ताने मारे जा रहे हैं, रामपुर में जैसा हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आजम खान असली बेड़ा गर्क करने में अगर लगे हैं तो समाजवादी पार्टी का ही। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार के अंदर थोड़ी बहुत ही जैसे छबड़ी के अंदर बर्तन होते हैं तो खटखटाहट तो होती है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और वो रामपुर का मामला है तो इसलिए उसमें मेरा कोई दखल का मतलब नहीं है।
और वो बड़े स्तर का भी मामला है, इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं उसमें कोई दखल दूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब परिवार बड़ा होता है तो छोटी-मोटी बातें चलती रहती हैं। इन छोटी-छोटी बातों में या छोटी-मोटी बातों में और जब बर्तन खटका करते हैं, तो ऐसे में जब से आज़म खान जेल के बाहर आए हैं, बड़ी बड़ी ऐसा लगता है कि किरकिरी कराने की कोशिश में है या किसी की किरकिरी करने की कोशिश में है या कुछ तो करने वाले हैं। दुनिया ये कहती है कि उनकी राजनीति ख़त्म हो गई, इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, बेटे अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ नहीं सकते, भाई पत्नी भी बुज़ुर्ग हो गई हैं, ज़ईफ़ हो गई हैं। और मेरे साथ मुश्किल क्या है ना कमाल भाई, मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ कि जा करके उनके आंसू पोंछूंगा। और मैं बहुत क्लियर ये कहना चाहूँगा, आज़म साहब के साथ मेरी सारी संवेदनाएं होंगी अगर वो जहाँ तक सही होंगे, और इसका फैसला करना मेरा हक नहीं है। लेकिन मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ कि जा करके उनके आंसू पोंछूं। लेकिन क्या उनकी सियासत कुछ बची भी है? नहीं, देखिए, मैं बहुत छोटा सा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। और ये जब बड़े नेताओं का मामला होता है, तो ये तय करना कि कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, ये बड़े लोगों की बात है। मैं तो माननीय नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया राजनीति, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को, जो उनकी नीति है, उनके सिद्धांत है, उनके काम है, वो जनता के बीच में ले जाके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम मैं करता हूँ। और बड़े लेवल पे जो भी निर्णय होते हैं, वो समाजवादी पार्टी में हमारे बड़े नेतृत्व है, बड़ा नेता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, शिवपाल जी हैं, आदरणीय रामगोपाल यादव जी हैं, और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो निर्णय करते हैं और उन्हीं के लेवल की चीज़ है। तो मैं नहीं समझता इस जगह में कोई ये बात बता सकूं कि किसके पास क्या बचा है क्या नहीं बचा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और आज़म खान साहब और अखिलेश जी का वो रिश्ता है आपस में, कि जिसमें कम से कम किसी का दखल नहीं चलता, और किसी का चले तो कम से कम मेरा दखल नहीं चलता। लेकिन एक बात ये भी सुनने में आती है कि अखिलेश के जहन में आजकल ये चलने लगा है कि इधर से वो रामपुर हो गया, मुरादाबाद, कांट, हसनपुर या रोहिलखंड का पूरा इलाका है कि क्यों ना कमाल अख्तर को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। कमाल अख्तर भविष्य के नेता हैं, जब हसनपुर से लड़ाया तब भी जिता करके आ गए। एक ऐसे नेता जो जब नेताजी ने कहा कि नहीं तुम्हें विधानसभा नहीं जाना है, तो उन्होंने इंतजार किया, पेशेंस का फल मिला। 2004 से 2010 तक राज्यसभा सांसद भी रहे और उन्हें सचेतक भी बना दिया गया। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप पर अखिलेश जी का कहीं ज्यादा भरोसा है आजम खान के मुकाबले? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आदमी की अपनी काम करने का तरीका होता है अपना। और जब पार्टी बड़ी होती है तो अपना अपना स्थान होता है। और जहाँ तक नेता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आज़म खान साहब बहुत बड़े नेता हैं। तो कई लोग कहते हैं कि फलाना नेता आज़म खान बनना चाहता है और नेता आज़म खान बनना चाहता है। तो आज़म खान तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, आज़म खान जैसा बनने की कोशिश कर सकता है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है। आइडियल होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी मुलायम सिंह जी को आइडियल मान के राजनीति करते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो सलमान खान को आइडियल मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति के अंदर शाहरुख खान या दूसरी चीज़, मतलब डिफरेंट लोगों को राजनीति मानते हैं। तो उसी तरीके से जो हम लोग जब राजनीति करने आए, तो ये हम लोगों का जामिया मिलिया इस्लामिया में हम लोगों को वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ के लोगों ने मौका दिया। तो हम लोगों को मौका मिला कि हम मुलायम सिंह जी के साथ राजनीति में जुड़े। और अल्लाह का शुक्र रहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने हमें वो रास्ता दिखाया कि हम लोग आज तक उसी रास्ते पे चल के समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह जी के बताए हुए रास्ते पे चल के अखिलेश जी की जो काम थे, उनकी जो नीति है, वो सिद्धांत हैं, उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमने कभी ना तो सपना देखा है ना सपना देखते हैं। पार्टी जिस जगह हमें चाहती है कि हम लोग जो काम करें, पार्टी जिस तरह का दिशा निर्देश हम लोगों को देती है, वो काम करने का हम लोग काम करते हैं। और कभी हम लोगों ने ये मन में विचार नहीं लिया और ना कभी लेंगे। कमाल अख्तर है, ना कमाल अख्तर कुछ बनना चाहता, ना कोई बनने की कोशिश करता। कमाल अख्तर सिर्फ चाहता है कि कमाल अख्तर मुर्गी चोर, बकरी चोर, इस तरह का टैग किसी पर ना लगे। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज़म खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे लगे, वो सब राजनीति द्वेष से लगे।
अभी तो सरकार है, सरकार किसी को भी मुर्गी चोर बना सकती है, किसी को भी बकरी चोर बना सकती है, किसी को कुछ भी बना सकती है। आजम खान साहब जो बार बार इसको बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि एक इतना बड़ा नेता जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया हो, 10 बार एमएलए रहा हो, एक बार राज्यसभा रहा हो, एक बार लोकसभा रहा हो, न जाने कितने लोगों को क्या क्या बनाने का काम, उन्होंने मंत्री रहा हो 4-4 बार, तो कम से कम कुछ भी कर सकता है, ऐसा काम तो कर नहीं सकता। तो ये सब कंट्रोल में क्यों नहीं आते आजम खान? उन्हें कंट्रोल करने की ताकत किसके पास में है? देखिए ऐसा है, ये आदमी के अपने एक मिजाज होता है, एक मिजाज होता है। जिस आदमी का जो मिजाज शुरू से होता है उसे कोई आदमी बदल नहीं सकता। वो नेताजी के ज़माने से आज तक चल रहा है और हो सकता है जब तक वो जिंदा रहे, जब तक चलता रहे। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ अब यहाँ से इस पूरे इंटरव्यू के सेक्शन 2 की तरफ लेकर के जाता हूँ। हालांकि बीच में आजम खान को लेकर के बात होगी कि जो पीडीए वाला आपका पूरा फॉर्मूला है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यानी अखिलेश जी का जो फॉर्मूला है, क्या इसमें अभी भी आजम खान कहीं फिट बैठते हैं? अब ये मत कहिएगा कि हाँ ए फॉर आजम, ए फॉर अल्पसंख्यक, वरना मैं यही कहूंगा कि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, विचारधारा अलग चीज है, आदमी अलग चीज है। विचारधारा ये है कि जो समाजवादी विचारधारा है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कमाल अख्तर, आजम खान साहब, राम गोपाल जी, अखिलेश जी, ये लोग उसे आगे ले जा सकते हैं, आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। तो पीडीए जो है जी, वो कोई ऐसा नहीं है ए फॉर अखिलेश जी, ए फॉर आजम खान साहब, ए फॉर डी फॉर, मतलब कुछ भी आप गिने, वो ऐसा नहीं है। एक विचारधारा है। विचारधारा वो है जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की, वो दलित, वो पिछड़े, वो अल्पसंख्यक, वो अगड़े, जो इस सरकार के अंदर पूरी तरह से पीड़ित हुए, जिनके ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय हुआ, जिन्हें सरकार ने अपने जुल्मों से सितम करके जिनको मतलब गर्द करने का काम किया, एक ऐसे लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने नारा लगाया कि समाज का हर वर्ग पीडीए के साथ जुड़े, और पीडीए के साथ जुड़ने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अगड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, उन सारे लोगों के जो इस वर्ग के खिलाफ सरकार है उसको इस उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम करें। इसी का नाम पीडीए। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री। 2017 का जब चुनाव लड़ा, हालांकि वो बात अलग है कि जब यूपी के लड़कों के साथ में आने की बात रही, वो सब हिस्ट्री हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अखिलेश के दिल में और उनके दिमाग में चल क्या रहा है, मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ समझिएगा। कुछ दिन पहले मायावती ने एक बहुत बड़ी रैली की। मायावती ने अखिलेश को कोसा, समाजवादी पार्टी को कोसा। उन्होंने ये कहा कि ये पीडीए के बीच में दलित लगा तो लेते हैं, लेकिन दलितों के उत्थान की असली बात आज तक कभी नहीं की। जहां पर दलितों के नाम पर पार्क रहे, अगर पार्क के पैसों से ही दलितों का उद्धार करना रहे, इतना उद्धार कभी किया नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में ये दलित उनके आते हैं, और इनसे अच्छे तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं 2027 को लेकर के अखिलेश के दिल और दिमाग में क्या है? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, अखिलेश जी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, लगातार उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो मजदूर विरोधी, जो नौजवान विरोधी, जो छात्र विरोधी, जो हर वर्ग के विरोध की नीतियां हैं, उसके खिलाफ कोई पार्टी अगर लड़ रही है और कोई नेता उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रहा है, तो उसका नाम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। आप किसी रूप में भी ले लीजिए। जहाँ तक रैली का सवाल है, तो इस देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो ज़माना चला गया कि जब दिल्ली और लखनऊ के अंदर कोई सियासी फैसले होते थे तो गांव तक पहुंचने में मिनट मतलब महीनों लग जाते थे। अब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो कोई पता नहीं कि चंद सेकंडों के अंदर दुनिया के कौन से कोने में लोग मेरे को सुन सकते हैं, मेरी बात को समझ सकते हैं। तो अब वो ज़माना चला गया कि हम कोई बात कहें नहीं समझ रहे। सारा उत्तर प्रदेश का एक एक दलित जानता है, एक एक पिछड़ा जानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों के खिलाफ कितने काम किए। अभी रायबरेली के अंदर एक नौजवान को पीट पीट के मार दिया गया, हाथरस के अंदर दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके आरोपी भी बरी हो गए।
उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ लगातार जुल्म ज्यादती हो रही है। और एक देश की बड़ी नेता जिन्हें पूरे देश के लोग सम्मान देते हो और सम्मान से देखते हो, अगर वो अपनी रैली के अंदर ये कहें कि एक छोटे से पार्क के पैसे को सरकार लगा रही है और एक पार्क के पैसे से सरकार की रेटिंग तय कर दें, तो कोई भी भारतीय, कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी, दलित, पिछड़ा, आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक, मुसलमान ये नहीं समझ सकता कि सरकार यहाँ पे भाजपा की और आप बुराई समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। कमाल भाई, तो सब लोग समझते हैं। बात बुराई की नहीं है, बात हिस्ट्री को उठा करके सामने रखने की है। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट जब रखे जाएंगे ना, तो ये पूछा जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान के नाम पर क्या किया। भाई, डीएसपी की हत्या हुई तब, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब, और हाँ, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान अगर रॉबिन हुड बनने की तब कोशिश करता था कौन? मुख्तार अंसारी। रॉबिन हुड बनने की कोशिश करता था कौन? अतीक अहमद जैसे। रॉबिन हुड बनने की कोशिश उस जमाने में कमाल अख्तर इतने नहीं बढ़े। कमाल अख्तर पर विश्वास आज है, सचेतक उन्हें आज बना दिया गया, नेता उन्हें आज बना दिया गया। हसनपुर से बुला करके कहा गया कांट से आप खड़े हो जाइए, आप जिता करके आ सकते हैं, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। इस चीज़ को समझा गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस जमाने में अल्पसंख्यकों के नाम पर क्या हुआ या किन अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दिया गया, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जिनमें से एक, मेरा मानना है, मुसलमान वोट बैंक की ठेकेदारी करने वाले आजम खान, जिन्होंने रामपुर तो क्या, उस इलाके में भी मुझे नहीं याद पड़ता कि मुसलमानों के लिए कितना किया होगा। देखिए, ये आप डिफरेंट साइड में लेके जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने या किसी ने किसी को इसलिए आगे नहीं बढ़ाया कि कोई ठेकेदारी करेगा या रॉबिन हुड बनेगा या वो करेगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने समाज के हर दबे कुचले पिछड़े जो मुसलमान हैं या कोई भी बिरादरी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने अगर फूलन देवी को आगे बढ़ाया था तो आप उसे ये कहने लगेंगे कि समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी के साथ कितने जुल्म ज्यादती अन्याय हुआ था। अगर समाजवादी पार्टी ने एक महिला को उस गर्द से निकाल के अगर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया तो कोई बुरा काम किया क्या? उसी तरह से जहाँ तक काम की बात है, काम की बात है, जब देश के अंदर कोई भी सरकार बनती है तो क्या उस देश के मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म के लोग हों, सबके समान अधिकार है जो बाबा साहब के संविधान ने हमें दिए हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो दबे कुचले हैं। मैंने सच्चर कमेटी नहीं बनाई थी, मैंने सच्चर कमेटी नहीं बनाई, केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसने कहा था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे उनको मदद करने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अब आदमी उसको दूसरी तरीके से ले जाए तो उसे मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो दबे कुचले, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो या मुसलमान हो, उन लोगों को उनको हक देने का काम, उनको अधिकार देने का काम, उनके लिए शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम किया। अब मैं आप ही को बता दूं, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। जौहर यूनिवर्सिटी अगर बनाई तो जौहर यूनिवर्सिटी किसानों की जमीन लेके नहीं, किसान नहीं ना, उसमें जितने भी लोग थे, जो भी थे, जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो वो इसलिए बनी कि वहाँ पे लोगों को तालीम मिले, वहाँ लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले, सस्ती एजुकेशन मिले। लेकिन सरकार को बर्दाश्त नहीं था तो उस यूनिवर्सिटी के लिए लगातार चाले चलने के बाद उसे बर्बाद कर दिया गया। इसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया, इसी से अलीगढ़, इसी तरह से उस्मानिया। तो हमारा ये कहना है कि देश तब तरक्की करेगा उसमें रहने वाले मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर सभी लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम हो, नौकरियों का इंतज़ाम हो। अगर आप पार्शलिटी करके एक वर्ग को अगर पीछे धकेलने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो ये कहते हैं, अब ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत विजनरी भी लग रहा है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि आपने कंपैरिजन स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जैसे जामिया, जैसे अलीगढ़, ठीक वैसे ही जौहर यूनिवर्सिटी,
मेरा ऐसा हालांकि कम मानना है, लेकिन एक अलग टैंजेंट पे आपके साथ में मैं चलना चाहूँगा। आप कहते हैं कि आपने युवाओं के लिए काम करने की कोशिश की, एजुकेशन को और भी बढ़ावा देने की कोशिश की, मुसलमानों के हित का काम किया, उनके लिए डेवलपमेंट का काम किया, डेवलपमेंट इंडेक्स में आपने उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम किया, ये सारी बातें आप कहते हैं। चलिए मैं एक बार के लिए आपकी फेस वैल्यू पर ले भी लेता हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपने असल में नींव रखवाई ग़ज़वाए हिंद की, आपने नींव रखवाई आई लव मोहम्मद कैंपेन की, आपने नींव रखवाई बवाल की, आप लोगों ने नींव रखवाई बरेली की, आपने नींव रखवाई मुजफ्फरनगर की। ये सारी नींव आप लोगों की रखवाई हुई है, तभी उसका मुकाबला करने के लिए आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव चल रहा है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। हमारा देश कौन, मोहम्मद कहने वाले हैं, नहीं, महादेव कहने सुनिए, वाले? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, नहीं, मोहम्मद वाले हैं, नहीं महादेव वाले? वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये हमने नींव रखवाई, ये नींव रखवाई। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश के अंदर, हमारा देश जो है धर्म प्रधान देश है। इस देश के अंदर कोई त्यौहार आए, लोग चाहे हिंदू हो, चाहे ईद आए, दिवाली आए, मतलब आपके कोई त्यौहार आए, हर जिस धर्म का त्यौहार आएगा लोग बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। अब आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, हर हर महादेव का नारा नहीं लगाते, या हमारे सिख भाई हैं वो वाहेगुरु नारा नहीं लगाते, वो सत श्री अकाल नारा नहीं लगाते, या हमारे ईसाई भाई हैं वो ईसा मसीह के बारे में नहीं अच्छा बोलते। अगर कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद बोल रहा है, सरकार आलम, सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अपने जो हमारे, मुश्किल ये है कि मैं हमारे अच्छे स्कॉलर का भी इंटरव्यू कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ, जो हमारे प्रॉफिट हैं, अगर उसको मानने के लिए कोई अगर बोलता है तो इसमें किसी को एतराज क्या है भाई? ये तो तानाशाही है। हमारा संविधान हमें अपना धर्म, अपना मजहब मानने का अधिकार देता है और उसे कोई रोक नहीं सकता, और कोई भी आदमी अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए किसी हद तक जा सकता है। मुश्किल ये है कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ 1994 के जामिया छात्र संघ अध्यक्ष का भी, एक मौजूदा विधायक का, पूर्व राज्यसभा सांसद का, सचेतक का, उजारी की चेयरमैनी अपने पास रखने वाले खानदान के एक बहुत चश्मो चिराग का। ठीक कह रहे हैं आप, मोहम्मद का नाम बिल्कुल मैं भी लेता रहा हूँ, और जो मेरा ख़ानदान है वो भी लेता रहा है, लेकिन भाई सच बताइएगा कमाल भाई, मोहम्मद का नाम कैसे लिया जाता रहा? ऐसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, है ना? बिल्कुल। बचपन से लेकर आज तक मैंने आई लव मोहम्मद नहीं कहा, आपने कहा? किसने? नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए ऐसा ना, डिफरेंट टाइम है। इबादत कभी दिखावे की नहीं होती, कभी दिखावे की इबादत नहीं होती। हमारे यहाँ मुसलमानों में ये मानना है कि जो इबादत का दिखावा करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे सवाब नहीं मिलता। अच्छा। ये लोगों का ज़माना है। लेकिन 12 रबी अव्वल का जुलूस निकलता है, अगर हमारे बच्चे नारे लगाते हुजूर की आमद मरहबा, तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं भाई, कोई बुरी बात है? नहीं। हमारे हुजूर के बारे में, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, नारा लगाते हैं, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, कोई बुरी बात है? कांवड़ यात्रा निकलती है, अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो बुरी बात है क्या? हर हर महादेव का नारा लगाता है तो बुरी बात है क्या? लेकिन बुरी बात ये है कि जो लोग इसे गलत वे में लेते हैं। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। इस मुल्क के अंदर हर धर्म जात बिरादरी के लोग रहते हैं, और हमारा संविधान सबको धर्म मानने की, अपना धर्म को, अपने मजहब को मानने का अधिकार, राइट देता है। लेकिन गंगा जमनी तहजीब मौलाना तौकीर जैसे नहीं समझ पाते हैं ना, और जब नहीं समझ पाते हैं, जेल जाते हैं, बुलडोजर चलता है, तो फिर देखिए मेरा एक कहना है, बुलडोजर ये वो, अब सरकार है, सरकार में आदमी प्रशासन का, सरकार का किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारा मतलब जो देश है, उस देश के अंदर हम लोगों को अधिकार है कि हम लोग अपनी बात को किसी ना किसी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से लोगों के बीच में या अपने अधिकारी के बीच में, अब मान लीजिए जैसे अगर कोई किसी बात को लेकर मेमोरेंडम देना चाहता है, तो हमेशा ऐसे एजिटेशन, आंदोलन, ये तो देश वो रहा जिन्होंने आंदोलन करके
इस देश से अंग्रेजों को निकालने का काम किया, इस देश से किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, सरकार को पीछे धकेल दिया, 3 जो किसान विरोधी 3 बिल थे उसके ऊपर। तो आंदोलन अगर कोई आदमी कर रहा है तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर एक डायरेक्टली एकदम एक्शन ना करके उनको किसी ना किसी तरीके से मना के 5 लोग 7 लोग मेमोरेंडम जो देना चाहते हैं अगर डीएम को या कमिश्नर को दे सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर किसी की भावनाएं आहित हो रही हैं या किसी की भावनाओं का मतलब लग रहा है कि उसको उसकी बात सुनी जानी चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अच्छी तरीके से नेगोशिएशन करके उस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अच्छा, सरकार और आप लोगों के बीच ठीक है, ऑपोजिशन, सत्ताधीश, सत्ताधारी, ये सब तो रवायत है, चलती भी रहेगी, चल ही रही है और चलती भी रहेगी। लेकिन इन रवायतों के बीच में जब कुछ इस तरीके की बात करने वाले लोग आ जाते हैं, मैं बाबा हूं लेकिन असलहा वाले लोग पसंद हैं, सनातन के खिलाफ बोलने वाले को ठोक दो, फर्रुखाबाद में बोला है अब अभी महंत राजू दास ने। और वैसे ही महंत राजू दास के साथ तो विवादों का ही सही आप लोगों का एक साथ है ही। देखिए, ऐसे महंत को लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं आपको क्या कहता हूं, तहजीब, सलीका, बात करने का तरीका और किसी भी पद की गरिमा, ये जो होती हैं ये ऐसे ही नहीं बोले जाता। संसदीय परंपराएं ये कोई ऐसे नहीं होती हैं, उसको निभाना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। एक बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी, अब मान लो जैसे आपने उनका नाम लिया अभी महंत राजू दास का नाम लिया, अगर आप एक धर्म के मानने वाले हैं और बहुत बड़े आप साधु हैं या बहुत बड़े आप संत हैं या आप बहुत बड़े वो हैं, तो आपको ऐसे पद, ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। क्योंकि संतों ने इस देश के अंदर बड़े अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं और उन्होंने भाईचारा पैदा करने का काम किया, उन्होंने मोहब्बत के पैगाम दिए हैं, उन्होंने जैसे हुजूर ने शांति का पैगाम दिया, बाबा आपके गुरु नानक देव ने, जीसस क्राइस्ट ने, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। तो अगर किसी पद पे या किसी जगह पे बैठा हुआ आदमी जिसकी लोग सभी सम्मान करते हो, सभी इज्जत करते हो, जब अगर वो अपना कोई भी गलत संदेश देता है तो उससे, उस संदेश से मतलब नहीं होता, बल्कि उस पद की और उस आदमी की गरिमा गिरती है। 2027 की तैयारी ठीक चल रही है, बढ़िया है पीडीए के फॉर्मूला के साथ में। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, तैयारी इस बात की है कि जब 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो जो हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था, जो हमने वादा किया था, उस मैनिफेस्टो को हमने पूरा करने का काम किया। लेकिन हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए और जनता का जनादेश हम लोगों के खिलाफ आया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो नौजवानों से वादे किए वो थे, पूरे किए कि तभी 2022 में वापस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब जो नारे लग रहे हैं कि बेईमानी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारे लग रहे हैं या ये चीजें जो हो रही हैं कि सत्ता के बल पे नॉमिनेशन मत करने दो, सत्ता के बल पे नॉमिनेशन कैंसिल कर दो, वोट मत पड़ने दो और पुलिस के बल पे ये काम कर लो, तो ऐसे कोई नहीं बोल रहा, पूरे देश में हल्ला है। आपकी मीडिया बोल रही है, दूसरे लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है, आज आपने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती हुई हत्याएं और बढ़ते हुए आत्महत्या जैसे नौजवान जो आत्महत्या कर रहे हैं, का डेटा ये कहता है, एनसीआरबी का ये डेटा कहता है कि अगर कंपैरेटिव स्टडी कर लेना क्राइम को लेकर के, तो आपका ग्राफ कहीं ज्यादा ऊपर था। नहीं, ऐसा गलत है बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अंदर अपराध के मामले में नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1, एजुकेशन नहीं मिलने के मामले में नंबर 1, शौचालय, लोगों को अच्छी शौच व्यवस्था न मिलने के मामले में नंबर 1, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी नंबर 1, बिल्कुल निश्चित तौर पे फेक एनकाउंटर में नंबर 1, फेक एनकाउंटर में। मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से, व्यापारियों से, गरीबों से एक भी वादा नहीं पूरा करना। आपने कहा था 2022 तक हम लोग सबको घर दे देंगे। आप जाओ ना गांव में, ऐसे ऐसे लोग हैं
अभी सरकार निकालेगी रैन बसेरा के लिए कि उनको सोएंगे तो रैन बसेरा, बेचारे को रहने की जगह नहीं है। कितने लोगों को घर दे दिए सरकार ने। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैनिफेस्टो के अंदर लिखा 90 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, जो खाली पद हैं, हम उन्हें सबको भर देंगे। आज जाके देख लो, अकेले नगर विकास विभाग में 1.5 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती है खाली, लेकिन नहीं भरे सरकार ने। चैलेंज क्या होगा ना, तो यही जो मैं बता रहा हूँ 2027 में यही सारे लोग जवाब देकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करने नहीं तो चैलेंज क्या होगा, जो पद नहीं भरे जा पा रहे हैं वहां पर चैलेंज क्या होगा ना कमाल भाई, कि हो सकता है राजनीतिक खानदान में एक ही जाति के कई कैंडिडेट ना मिलते हों, जैसा समाजवादी पार्टी के वक्त में होता था। यानी पार्षद से लेकर चेयरमैन, विधायक, सांसद, फिर उसके बाद अफसरशाही में चले जाएं, आरटीओ में एक ही जाति, या फिर किसी सीएमओ को अगर बना रहे हैं एक ही जाति। शायद ऐसा नहीं हो पा रहा होगा। और एक और बात आपने बीच में कहा ना कि एनकाउंटर फेक है, यानी आप अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर भी फेक मानते हैं आप विकास दुबे जैसों का एनकाउंटर भी फेक मानते हैं आप। और बल्कि अखिलेश जी ने तो ये भी कहा है हाल ही में, वो जो एक पत्रकार पकड़ा गया है, कि जब उसके साथ में आपका काम निकल जाएगा तो उसका भी एनकाउंटर। सारे एनकाउंटर फेक तो नहीं हो सकते ना कमाल भाई। देखिए, मेरा जो कहना है, मेरा ये कहना है कि आप जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ये करते हैं, तो देश कैसे चलता है? संविधान से चलता है। मतलब जो कानून, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मामला आईपीसी से चलता है। अब तो बीएनएस से चल रहा है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, हम किसी अपराधी के पक्षधर नहीं है, या किसी अपराधी को संरक्षण देने के पक्षधर नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो कानून में सुसंगत धाराएं हैं, जो कानून कहता है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप करिए कार्रवाई, कौन मना करता है? हुई ना आजम खान के खिलाफ, नहीं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी के खिलाफ भी अगर सरकार चाहे तो मुकदमे लिखे जाते हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ भी हुआ। मैंने क्या कहा, आप किसी के खिलाफ भी, सरकार की इतनी बड़ी ताकत होती है कि किसी के खिलाफ भी जब चाहे जब कार्रवाई कर सकती है। मेरा क्या, आजम खान कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मुर्गी चोर नहीं हो सकते। आजम खान कुछ भी हो सकते हैं लेकिन बकरी चोर नहीं हो सकते। जमीन चोर हो सकते हैं, जमीन चोर भी नहीं हो सकते। एक आदमी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना के रख दी और हजारों एकड़ जमीन उन्होंने ली। अब क्या रोल है वैसे उनका समाजवादी पार्टी में? मैंने क्या कहा, वो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आप। नहीं, मैं सब विधायक अखिलेश जी के बड़े खास हैं आप, बहुत अजीज हैं आप। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ। अपने नेता के आदेश के ऊपर जो मुझे काम दिया जाता है, वो जिम्मेदारी दी जाती है, उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, जित हद तक भी मुझे जाके अपने नेता की आदेश का पालन करना, वो मैं काम करता हूँ। उनकी नीति, उनके सिद्धांत जनता के बीच में ले जाने का काम कोई आदेश है नेताजी का, मतलब अखिलेश जी का? देखिए, मैंने क्या कहा, उनके रिश्ते के बीच में हम लोगों का स्तर ही नहीं है, या हम लोगों का स्टेटस ही नहीं है उसमें दखल दें। भाई बड़े लेवल का मामला वो जाने, हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो वो अदब लिहाज के काबिल है, वो अदब लिहाज के काबिल है। दोनों का एहतराम करते हैं, दोनों की इज्जत करते हैं। यानी नेताजी या अखिलेश जी के बिना आजम किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ सकते। क्या चीज? आजम खान जो है वो और किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। देखिए, मैं जो जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि आजम खान साहब का जो मिजाज है राजनीति करने का, जो उनका तरीका है राजनीति करने का, इस दुनिया में उस राजनीति में 2 ही आदमी फिट बैठते हैं जो उनके साथ राजनीति कर सकते हैं या उन्हें वो कर सकते हैं। एक दुनिया से चले गए माननीय नेताजी, और दूसरे अखिलेश यादव। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, दुनिया में मैं जो समझता हूँ, अपनी 30 साल की राजनीति में जो मैं समझता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ अभी जो आजम खान साहब के साथ राजनीति। मतलब मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि भाई उनके साथ फिट बैठने वाले एक नेताजी हैं, दूसरे अखिलेश जी हैं। मतलब ये कि बाकियों के साथ में आजम खान बाकी सभी हालात में एकदम पूरी तरह अब मिसफिट है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे अदरवाइज दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जो उनका राजनीति करने का तरीका है। अब मान लीजिए आपका स्तर, आप पत्रकार हैं, तो जिस लेवल के आप पत्रकार हैं, तो छोटे लेवल का जो पत्रकार होगा, जो छोटा एक मतलब आदमी है आपके
दफ्तर का पियोन है, तो आपके लेवल पे कैसे बात कर नहीं, लेगा मेरा भाई? लेवल तो बहुत छोटा, मैं आपको नहीं नहीं बताता नहीं हूँ नहीं, क्यों। नहीं, मैं कमाल क्या भाई कह रहा सुन हूँ, तो लीजिए, मैं क्या कमाल भाई सुन तो देखिए, लें आप। ऐसा है, मैं क्या बता रहा हूँ, आप बार बार वहीं लेके आते हो। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं आपकी अब बात ही नहीं और कर रहा हूँ। नहीं सुनिए, हाँ। मैं जो बता रहा हूँ, और उनका अखिलेश जी का लेवल जो है, उसमें किसी भी आदमी की दखलंदाजी की कम से कम कमाल अख्तर के स्तर के या कमाल अख्तर की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम लोग उसमें दखल दें। हालांकि मैं जर्नलिज्म में एज एन इंटरव्यूअर, एज अ यूट्यूबर, पॉडकास्टर, प्रोफेसर अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ। इसलिए छोटा मानता हूँ, जेल जाने से पहले जो आखिरी इंटरव्यू था इस हिंदुस्तान का, आजम खान साहब का, वो मैंने लिया है। हालांकि वो बात अलग है कि सब जुडिस है वो केस, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं। लेकिन जेल से निकलने के बाद मैंने बार बार अपील की उनसे, मैंने अपने रिपोर्टर को भेज करके दरख्वास्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि छोटे पत्रकार को मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। वो आपका बड़प्पन है कि आप तो इतना बड़ा कद है कि मेरे सामने आप बैठे हैं। इसलिए चूंकि आपने कहा ना कि आपके लेवल या मेरा लेवल बहुत कम है, बहुत ही छोटे लेवल का मैं इंसान हूँ, और छोटे लेवल का मैं जर्नलिस्ट अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि बड़े लेवल के आजम जी मुझे इंटरव्यू नहीं देते, क्योंकि मैं उनके आंसू पोंछ नहीं सकता, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ करके उन्हें टिश्यू नहीं पेपर थमा दूं। नहीं, अब आगे सुनिए तो सही। अभी तक इंटरव्यू में समझ नहीं पाया कि आजम खान का भविष्य क्या है, आजम खान रामपुर में क्या करने वाले हैं। और मैंने इसीलिए आपसे पूछा था 2027 में कमाल भाई क्या होने वाला है, रामपुर में क्या होगा। आजम लड़ नहीं सकते, अब्दुल्ला लड़ नहीं सकते, तंजीम जी लड़ेंगी नहीं। मैंने आपको क्या बताया भाई? आप लड़ जाइए ना। ये आजम खान साहब का और आपका मामला है कि वो इंटरव्यू में आपको दिया, टाइम नहीं दिया, वो जाने आप जाने। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं कई बार कह चुका हूँ, आजम खान साहब और अखिलेश जी का वो रिश्ता है, उसमें किसी के दखल की गुंजाइश नहीं है। अब रही बात दूसरी, जहाँ 2027 की बात है, मैं इतना कह सकता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म जाती अन्याय कर रही, जो नौजवानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, अगड़ों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अब के जनता पूरी तरह से उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है, और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। रामपुर से आप लड़ जाइए, कोई तो लड़ेगा ना समाजवादी पार्टी का। ये अच्छे नेता फैसला, आप हैं भाई। ये देखिए, आपको कांट वालों ने स्वीकार किया, हसनपुर के चहेते आप, उझारी के चहेते आप, जामिया वालों के चहेते आप, मैं बहुत अखिलेश जी छोटा, के चहेते आप। राशि साहब, मैं बहुत छोटा नेता हूँ, मैं बहुत छोटा नेता हूँ। हाँ। मैं अपनी कांट में खुश हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आजम खान साहब जो फैसला करें वो करेंगे। रामपुर के बारे में हमें क्या लेना देना, हमें तो एक छोटी सी कांट विधानसभा है, उसके लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो सर माथे पे। मायावती को लेकर के ओपिनियन क्या है? क्योंकि मायावती की हाल के दिनों की स्ट्रेटेजी इस तरीके की रही, विधानसभा चुनाव 2022, लोकसभा चुनाव 2024, जहां पर आपने मुसलमान खड़े किए, उन्होंने 70% मुसलमान खड़े किए, आपके वोट काटे। वो बात अलग है कि 2024 के रिजल्ट बहुत अलग थे और अप्रिशिएबल भी थे, आप लोगों ने बहुत काम किया था, लेकिन 2022 में इस स्ट्रेटेजी का नुकसान हुआ। मायावती को लेकर के ओपिनियन क्या है? इसके अलावा और कई नेता हैं जो अब गेम चेंजर, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना भाई अब जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। अब राम मंदिर मुद्दा है नहीं, मस्जिद मुद्दा है नहीं, अयोध्या विवादित मुद्दा है नहीं। वो बात अलग है कि बीच बीच में आता रहता है राजनीति के बीच में। तो ऐसे में मायावती, चंद्रशेखर, उधर ओपी राजभर, हालांकि कभी उनके साथ हैं या नहीं मुझे समझ में नहीं आता, कभी बिहार में कहते हैं अलग चला जाऊंगा। इन सभी लोगों को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, अब ये मत कहिएगा मायावती के मायावती जाने। भाई मायावती को साथ में एक इलेक्शन में हाल में आप लेकर के आए हैं कुछ साल पहले। अब आपने बताया ना ओपिनियन, जब आपने सारी चीजें अपना भी बता दी तो मेरे से पूछने की क्या जरूरत है भाई? जब मायावती जी के बारे में आपने बता दी कि यहाँ मुसलमान खड़े होते हैं, यहाँ इतने मुसलमान लड़ा दिए जाते हैं, इतने ये कर दिए जाते हैं, तो उसकी मेरे से पूछने की ज़रूरत क्या है? और जहाँ तक सवाल है, देखिए आज मुद्दा ये नहीं है कि चंद्रशेखर जी कहाँ हैं, मायावती जी कहाँ हैं, ये क्या है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, व्यापारी, बेरोजगार, शिक्षक, ये सारे के सारे लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश और तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ कौन आदमी लड़ रहा है। चाहे कोई मामला हो,
किसी तरह का मामला हो, लेके सदन से सड़क तक, सड़क से लेके हर जगह अगर कोई लड़ता हुआ नजर आ रहा तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल लोगों के दिमाग में फंडा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराना है, हटाना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। किस लिए बनाना है? अब आप एक्सप्रेसवे पे आ जाइए। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने। आप जाके देख लीजिए जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, क्या पूर्वांचल हो, वो भी हम लोगों का मतलब प्लान में था। आप उसकी हालत देख लीजिए जाके आज, क्या है बुंदेलखंड वाला पूर्वांचल देख लीजिए। जब मुलायम सिंह जी ने बिल्कुल ऑन एयर ही मीडिया के सामने ये पूछा था कि कितने दिन में बना दोगे। अब मैंने बताया ना, इतने दिनों में बनने के बाद आज आप चले जाइए, ग्लास अगर हाथ में ले लेंगे ना, लखनऊ तक पानी नहीं छलकेगा। और बाकी पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा अखिलेश यादव ने क्या किया। लैपटॉप दिए अखिलेश यादव जी ने। अब आज बताओ ना, लोगों की नीड है, जरूरत है। आज लोगों को वो नहीं चाहिए, लेकिन लैपटॉप दे दिए नौजवानों को, कन्या विद्या दे दिया लड़कियों को पढ़ने के लिए, साइकिल दी मजदूरों को अपनी मजदूरी पे जाने के लिए, बड़े बड़े काम किए। इस सरकार ने क्या काम किया? लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटने का काम किया। तो अब लोग समझ चुके हैं। आपने खुद कहा कि न मंदिर है मुद्दा, न मस्जिद है मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है। किसानों के जो फसल है उसकी कीमत नहीं बढ़ी, वो मुद्दा है। हालांकि मेरे पास अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप देखो, शिक्षक थे बेचारे, क्या मांग रहे थे? पूरे उत्तर प्रदेश के पेंशन मांग रहे थे। हमारी मैनिफेस्टो में था अगर हमारी सरकार बनेगी हम पेंशन देने का काम करेंगे। लेकिन क्या दे दिया सरकार ने? कहा कि टेट पास करो, रिटायरमेंट में क्या 1 साल रह जाए, 2 साल रह जाए, 3 रह जाए, मास्टरों ने छोड़ के अब सब लग गए टेट पास करने। एक टीचर को 90,000 मिल रहे हैं, शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी 60,000 रुपए ले रहा है और बेचारा आउटसोर्सिंग वाला जो है वो ले रहा है 12,000। ये सरकार कर रही है। और हमारी सरकार आएगी, आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे, पेंशन देंगे। तो अब पूरी तरह से जनता मन बना चुकी है, पूरा पीडीए परिवार मन बना चुका है कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाएंगे। परिवार बड़ा अच्छा लगता है, किसी जो सीजन समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं उनकी ज़बान से परिवार बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि अभी तक हम लोगों ने बहुत ही उलझी सी बातें की, आम लोगों के लिहाज से पॉलिटिक्स की बातें की, कुछ ऐसी जिसकी वजह से तनाव सा भी आ जाता है। अब कुछ हल्की फुल्की बातें भी कर लेते हैं कमाल भाई। जब परिवार की बात, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं वो घिसा पिटा परिवारवाद, नेपोटिज्म, ये जो जर्नलिज्म के घिसे पिटे शब्द होते हैं, लोग उब चुके हैं, वो सब नहीं पूछने वाला मैं। सभी के सामने आज की तारीख में जनता बड़ी अवेयर है। लेकिन परिवार में जो डिम्पल भाभी हैं, वो भी क्या इंस्ट्रक्शन कुछ देती हैं पॉलिटिक्स में? अरे वो आइडियल है आधी आबादी के लिए। अगर डिम्पल भाभी को आप सिर्फ इतना मान लें कि वो अखिलेश जी की पत्नी है तो गलत है ना। आप उसको परिवारवाद क्यों मान रहे हैं? डिम्पल भाभी कोई राज्यसभा में मनोनीत होकर नहीं गई है। उन्हें 20 लाख लोगों ने चुना है, वो निर्वाचित होकर गई हैं। वो रात दिन लग के इस उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठाती हैं। तो आप उसको कैसे बोल देंगे ऐसे? आप अगर किसी बड़े नेता की पत्नी होना या किसी बड़े नेता का बेटा होना या बड़े नेता का वो कोई भी सदस्य होना, वो कहीं से उस हिस्से में नहीं आता है। जहाँ तक सवाल है, हर आदमी कहीं ना कहीं अपना अपना योगदान पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए देता है। तो उसको दूसरे आदमी परिवार, अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज जी, आप ही के नोएडा से वो विधायक हैं, तो वो क्या है? आप आ जाइए अनुराग जो मंत्री हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं, अगर मैं नाम गिनाने पे आऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आदमी का, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हर आदमी का अपना योगदान होता है। और जो आदमी निर्वाचित होके आ रहा है उसको आप नहीं बोल सकते, वो तो लेजिटिमेट है, उसे जनता चुन रही है। और जनता तब चुनती है और जब जनता के बीच में उसकी उपयोगिता होती है या जनता के लिए उसने कुछ किया। एक बात जानिएगा, मैं सच में किसी परिवारवाद या इस तरह की
जो नहीं, जो आपका इशारा वही था। घिसी पिटी जो डिबेट अरे होती है, आपका अब इशारा सुनिए वही सही, था। मेरा एक दर्द है, नहीं, मैं दर्द बहुत नहीं है। तकलीफ में, सुन तो अच्छा, लीजिए हाँ। दर्द क्या है मेरी तकलीफ। अब आप कहेंगे कि मैं बार बार रामपुर क्यों पहुंच जाता हूं, मुझे दर्द है इसलिए मैं पहुंच रहा हूं। अब दर्द क्या है सुनिएगा आप। दर्द मुझे ये है कि अखिलेश जी तो गए मिलने के लिए, बड़ी अच्छी बात है भाई। आजम साहब ने कहा तंग गलियों में हो करके आए, बड़े शायराना से आजम जी। अच्छा, जेल के बाद और शायराना हो गए, मुझे ऐसा भी लगता है, शायद अंदर हो सकता है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी उन्होंने। खैर, अखिलेश जी गए भाई, एक ये भी तो उनकी तकलीफ हो सकती है ना कि भाई डिम्पल जी भी आ जाती, तंजीम जी से मिल लेती, परिवार से मिल लेती। परिवार का रिश्ता है, देखिए, पुराना रिश्ता है। मैंने आपको क्या मतलब आपको क्या बोला, ये बड़े लेवल की बात है, आप भी बड़े हैं, बड़े लेवल की बात। बहुत बड़े हैं आप। मैं अब बड़े, बहुत बहुत छोटा सा एक अदना सा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का वर्कर हूँ, जो अपने नेता के आदेश के ऊपर पार्टी के नेता का, अपने नेता मुलायम सिंह यादव जी की नीति सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। पार्टी में कौन कहाँ जाएगा, कौन किससे मिलेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये बड़े लेवल का निर्णय है। जो एक वर्कर को दिशा निर्देश मिलते हैं, हम उस पर काम करने का काम करते हैं। आपके जरिए यादों के झरोखों में कुछ चलने की कोशिश कर लेते हैं और कुछ नेताजी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आप हैं, हालांकि यंग हैं, यंगस्टर हैं आप, लेकिन फिर भी आप खुद भी ये कहते हैं कि आपको नेताजी ने बनाया है और आपकी राजनीति के फाउंडेशन स्टोन में, बुनियाद में, नींव में नेताजी हैं। एक ऐसा दौर जब आप छात्र संघ अध्यक्ष थे और आपने नेताजी को सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से जामिया में बुलाया, एक ऐसा वेलकम किया, एक ग्रैंड वेलकम जो हिस्टोरिकल है, और हम लोगों को भी याद आता है कि वो ग्रैंड वेलकम कितना ज़बरदस्त था। और वहीं से एक तरह से कमाल अख्तर का राजनीतिक उदय ही नहीं बल्कि राजनीतिक जन्म हुआ। कैसे थे नेताजी? नेताजी का जहाँ तक सवाल है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। नेताजी वो आदमी थे जो मिट्टी पे हाथ रख देते थे तो सोना बना देते थे। नेताजी फैक्ट्री थे, नेता बनाने की फैक्ट्री थे नेताजी। नेताजी की जो पहचान थी वो ऐसी थी। मैं समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो बहुत सारे नेता मुझे सिफारिश करते थे कि उस नेता को ये बना दो, उसको ये बना दो, हमारा वर्कर है। मैं बहुत सारे लोगों को बना देता था, लेकिन मुझे ताज्जुब ये था कि जिन नेताओं को मैं किसी बड़े नेता के कहने से अपना सचिव बना देता था या उपाध्यक्ष बनाता था, तो बनाने तक तो वो मेरे पास आते थे, उसके बाद मुझे ढूंढना पड़ता था। लेकिन नेताजी के पास वो चुंबकीय एक व्यक्तित्व था और एक उनकी जो परख थी वो ऐसी थी, नेताजी ने जिस आदमी को मुझे दिया वो जाके आगे नेता बना, वो विधायक बना, वो सांसद बना। हाँ। ऐसे लोगों को नेताजी के पता नहीं कौन सी परख कभी थी। कहते थे कि तो अगर आज मैं हूँ, जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, या जिस जगह भी हूँ, या जिस हैसियत में हूँ, मेरे अल्लाह का करम और मुलायम सिंह यादव जी की बदौलत हूँ। और नहीं तो मेरे जैसे जैसे कितने लोग इस दुनिया में राजनीति में आए, वार्ड के मेंबर तक नहीं बन पाए। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, मुलायम सिंह जी ने मुझे राज्यसभा में भेज दिया। कभी मुलायम आपसे कहते थे कि देखो कमाल, मैंने कितने नेताओं को बनाया, देखो मायावती के साथ में सरकार भी चलाई, गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, आजम खान को भी मैंने बनाया, या कुछ इस तरह की बातें, या फिर ऐसा जज्बाती बात की कमाल आपको अखिलेश का भी हाथ थाम करके चलना है, अगर आप मेरी इतनी इज्जत करते हैं तो फिर अखिलेश की भी उतनी इज्जत आप करेंगे, सैफई का भी ख्याल रखेंगे, जसवंत नगर का भी ख्याल रखेंगे, इस तरह की भी बातें कुछ होती थी? नहीं, कभी हम लोग ऐसा है ना, जब नेता और कार्यकर्ता का जो एक रिश्ता होता है उसमें एक गैप होता है, गैप। और मैंने हमेशा कभी उस गैप को तोड़ने की कोशिश नहीं की, ना अखिलेश जी के साथ की और ना मुलायम सिंह जी के क्या साथ बात की। है। मैं हमेशा उस गैप के अंदर रहा। मैंने कभी अपने नेता को ये कोशिश नहीं की कि मैं नेता के बराबर में बैठ के, नेता के साथ हवाई जहाज में बैठ के, या नेता के साथ मतलब मैं ये शो करूं लोगों में कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं या मैं बहुत बड़ा वो हूं। मुझे एक दिन याद है कि मैं मुलायम सिंह जी से मिलने गया, तो बहुत सारी भीड़ थी, धक्के लग रहे थे। तो नेताजी क्योंकि मुझे पहचानते थे, मुझे बुलाया इधर, बोले टाइम लेके आया करो। तो मैंने कहा नेताजी, जिस दिन मैं टाइम लेके आऊँगा ना तो मेरे दिमाग ख़राब हो जाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा मैं अपने को बड़ा नेता समझने लगूंगा।
आपसे मिलने में धक्के खा के ही मजा आता है। तो मैंने कभी, मुझे याद नहीं मेरे पसलियों में जाने कितनी कोनियाँ लगी होंगी नेताजी की सिक्योरिटी के लोगों का और अखिलेश जी की सिक्योरिटी के लोगों की, मैं कभी ये परवाह नहीं करता। आज भी मैं अपने नेता से, अखिलेश जी मेरे नेता हैं, अखिलेश जी के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन्हें कार्यकर्ता बन के मिलूं, ना सचेतक बन के मिलूं, ना विधायक बन के मिलूं, और मैं कभी उस हद को या उस चीज़ को कभी दूर नहीं करता। और नेताजी हमेशा हम लोगों को बताते थे पार्टी को किस तरह मजबूत करना है, कैसे नौजवानों को आगे लेके आना है, कैसे क्या करना है, और वही काम अखिलेश जी हम लोगों को बताते हैं, और हम अखिलेश जी और नेताजी ने जो हम लोगों को बताया वही काम करके पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। क्या कभी नेताजी ने ये कहा कि राजनीति में कभी अफसोस नहीं करना चाहिए? जैसे अंत तक कभी कभी इनडायरेक्टली नेताजी ने वो कारसेवकों पर जो किया गया उसे लेकर के इनडायरेक्टली बीच बीच में अफसोस जताया भी। कभी आप लोगों से मीटिंग में, मैं क्यों ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि जामिया ने जब आपने उनका वेलकम किया था तो आप भी उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा, आपका दर्जा ऊपर चला गया था। एक तो मुझे ये बताइए कि जामिया में क्या बात हुई थी उस ज़माने में, क्या बोला उन्होंने, क्या गाइडेंस दिया, और क्या कभी कहा कि राजनीति में कभी कुछ अगर कर दिया तो अफसोस मत करना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में 93-94 के अंदर छात्र संघ का अध्यक्ष था। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन सभी जामिया के साथियों का, जामिया वालों का, जिन्होंने मुझे जामिया में छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। और हमेशा जामिया के अंदर जब इनॉग्रल फंक्शन होता था या एनुअल फंक्शन होता था तो जामिया के प्लेटफॉर्म पे या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई यूनियन मिनिस्टर को बुलाया जाता था। हाँ। तो हम लोग प्रेसिडेंट बने, तो 92 के बाद का दौर था, 94 था, तो सब लोगों ने कहा कि साहब नरसिम्हा राव जी को आप बुलाइए, आज जामिया के लिए बड़ा फंड दिला देंगे, आपको NSUI में बड़ा पद दिला देंगे। हम सब लोग बैठे और मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसे नेता को बुलाऊंगा जिसने इस देश के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो। और उन्होंने कहा वो नेता कौन है? उस टाइम ना मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, ना मुख्यमंत्री थे, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बस। तो मैंने कहा मैं मुलायम सिंह जी को बुलाऊंगा। तो कई लोग हमारे साथी बोले अरे यार तुम क्या कर रहे हो, मुलायम सिंह जी क्यों बुला रहे हो, नरसिम्हा राव जी को बुलाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा भाई देखो बात सुनो, मैं नीति सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी ना तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ कि उस आदमी ने इस देश के सेक्युलरिज्म को बचाया। और ऐसे आदमी को जो जामिया मिलिया इस्लामिया, जो खिलाफत आंदोलन के बाद जिसकी फाउंडेशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जाकिर हुसैन, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे लोगों ने जिसकी बुनियाद रखी हो, उसके प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा नेता आना चाहिए जिसने इस दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की हो सेक्युलरिज्म की। और तब मैंने मुलायम सिंह जी को बुलाया था। लेकिन क्या ये अफसोस नहीं हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी को लेकर के आपके दिल में इतनी इज्जत, आपने मुलायम सिंह यादव जी को उस जमाने में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को आपने नहीं बुलाया, जामिया में छात्र संघ अध्यक्ष की हैसियत से आपने मुलायम सिंह यादव को बुला लिया, लेकिन जब बारी आई 2002 में पहली बार विधानसभा का टिकट मिलने की, उस वक्त आपका टिकट नहीं हुआ। वो बात अलग है कि बाद में बैलेंस बन गया, 2004 में आपको राज्यसभा भेज दिया। क्या कोई शिकायत नहीं हुई आपको? नहीं, कभी नहीं, नाराज नहीं हुए आप? मैं नेताजी, काम तो किया है नेताजी के साथ। देखो मैंने क्या कहा, मैं नेताजी के साथ इसलिए नहीं जुड़ा था कि वो मुझे MP बनाएंगे, MLA बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। मैं नेताजी के साथ इसलिए जुड़ा था कि इस देश के अंदर नेताजी की आइडियोलॉजी से मतलब मेरा दिमाग मिलता था। ये मेरा किस्मत थी, अल्लाह का करम था, मुलायम सिंह जी की मेहरबानी थी कि मैं MP भी बना, MLA भी बना, मंत्री भी बना, चेयरमैन भी बना, सब कुछ मुझे मिला। लेकिन मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। और मैं एक मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मुलायम सिंह जी ने देने का काम किया। मुझसे मुलायम सिंह जी ने बुलाया, जब 2002 में टिकट दिया तो चौधरी रिफाकत हुसैन MLA थे, सिटिंग MLA, उनका टिकट काट के मुझे टिकट दिया। और फिर कुछ बड़े नेताओं ने हमारे आदम खान, मतलब कुछ बड़े नेताओं ने हमारे नेताजी से कहा कि साहब नहीं आपने नए लड़के को टिकट दे दिया, उसे कौन जानता है, वो 2 बार का विधायक है। तो नेताजी ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के मुझसे पूछा कि कमाल अख्तर ये बताओ कि अगर तुम भी लड़ोगे या रिफाकत भी लड़ेगा तो तुम चुनाव जीतोगे हारोगे? मैंने कहा नेताजी मैं चुनाव हार जाऊंगा।
तो उन्होंने कहा मैं अपने अध्यक्ष को नहीं चाहता, मेरा अध्यक्ष चुनाव हारे। मैं उस टाइम यूथ का अध्यक्ष था। बहरहाल नेताजी ने कहा मैं रिफाकत से कहता हूं कि कमाल अख्तर को मैंने टिकट दिया है, अगर कमाल अख्तर मानेगा कि चुनाव नहीं लड़ेगा, तुम खुशामद कर लो कमाल अख्तर की, तो मैं तुम्हें लड़ाऊंगा, नहीं तो कमाल अख्तर को लड़ाऊंगा। ये नेताजी का बड़प्पन था। चौधरी रिफाकत मेरे पास आए, मुझसे आके बोले मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे लड़ने दो, क्योंकि नेताजी का भी मन था। मैंने कहा ठीक है आप लड़िए। मैं गया नेताजी के पास, मैंने कहा साहब ये नहीं लड़ा दीजिए। जब मेरा मन थोड़ा हल्का सा हुआ, क्योंकि मेरा टिकट कटा था और वो मेरी शुरुआत थी, ऐसे होता जैसे पौधा ज़मीन में लगा दो और उखाड़ दो, तो मैं थोड़ा सा मैं इमोशनल सा हुआ, मेरे आंसू से छल के। तो मुलायम सिंह जी ने मेरे कंधे पे हाथ मारे, बोले ऐ क्यों मन हल्का करता है, जा तू मुलायम सिंह का आदमी है। बस मैं आ गया। और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, मेरा कोई सिफारशी नहीं था, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मेरा सिफारशी था, न मेरा कोई सिफारशी था राज्यसभा के लिए। और नेताजी की मेहरबानी थी कि मैं राज्यसभा के अंदर चला गया। पिछले 1 घंटे के पॉडकास्ट में मुझे ये लग रहा है कि एक सच्चे सिपहसालार की तरह से आपने ये बता दिया है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों ही रिश्ते की कद्र करते हैं। मुझे समझ में आ गया। रिश्तों की कद्र की जब बात होती है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों के साथ ही एक किरदार रहा। वो बात अलग है कि आज की तारीख में नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ना भाई, रोलर कोस्टर राइड। यूपी का एक ऐसा चेहरा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चेहरा जो बड़ा पावरफुल रहा आप लोगों की सरकार में। 2012 में जब आप लोगों ने सरकार बनाई, उस ज़माने में भी हालांकि उन्हें आप लोगों ने मंत्रिमंडल में शामिल किया। वो बात अलग है कि बाद में विवाद की वजह से उन्हें हटना पड़ा। मैं राजा भैया की बात कर रहा हूँ, रघुराज प्रताप सिंह। राजा भैया, चूंकि रिश्ते की बात हुई है ना, सुना है आजकल बड़े परेशान हैं भाई। पत्नी ने केस भी किया है, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री हर जगह गुहार भी लगाई है। इधर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आता है, उधर से एक आ रहा है। बेटे एक अलग फैक्शन में हैं, बेटियां जो हैं वो एक अलग खेमा बनाए हुए हैं। क्या राजा भैया ने अखिलेश यादव से भी कोई मदद मांगी? क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, अपनों की तलाश होती है। नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजनीतिक तो मैं समझता नहीं, लेकिन व्यक्तिगत राजा भैया और अखिलेश जी के संबंध अच्छे हैं। अब उनमें व्यक्तिगत कोई बात होती हो तो मुझे पता नहीं। और हम लोग भी राजा भैया, क्योंकि हम लोगों के साथ मंत्री भी थे और सदन में मेंबर भी हैं, तो हम लोगों को मिलते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि उनका पारिवारिक मामला तो मैं इसमें समझता नहीं। ये पारिवारिक मामला, एक पारिवारिक मामला और है जो रिश्तों पर आ गया। मैं एकदम कंक्लूडिंग पार्ट में हूं, लेकिन रिश्ते की बात हो रही है ना। मोहिबुल्लाह नदवी, रामपुर के सांसद। अब आप मुस्कुरा रहे हैं कमाल भाई, अब मैं एक सांसद की बात कर रहा हूं जिसे आप रामपुर, समाजवादी पार्टी पूरे देश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। रामपुर की भी तो है। आप रामपुर में क्यों आ जाते हैं? मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि रिश्तेदारी में एक और बात आ गई। सुन तो लीजिए आप। मोहिबुल्लाह नदवी जो सांसद हैं, अखिलेश यादव का हाथ है, वो बात अलग है कि बरेली में छोड़ करके गए थे आजम खान को मिलने। अच्छा, विदाउट एनी ऑफेंसिव रिमार्क्स, जो पब्लिक डोमेन में है, जो खबरों में है, जो बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियां हैं, आई रिपीट, विदाउट एनी ऑफेंसिव रिमार्क्स, 4 शादियां हैं उनकी, पर्सनल उनकी अपनी जिंदगी है। मुझे उसमें किसी भी तरह का ना कटाक्ष करना है ना टिप्पणी करनी है। लेकिन एक बीवी ने उसमें से केस कर दिया है। इस केस की वजह से वो परेशान होंगे यकीनन। ये परेशानी अखिलेश जी तक पहुंची, आप लोगों तक पहुंची या नहीं? भाई दोस्तों की बात होती है, आपस की बात होती है, तो के पारिवारिक मामले में कानूनी मामला है। अभी नहीं, कानूनी मामला तो सड़क पर आ गया है। नहीं, सड़क पे आ गया तो अगर कोई आजम उछाल देंगे तो नहीं। मेरी बात सुनिए ना। अच्छा भाई, ये नदवी साहब का मामला है, उनकी परिवार का मामला है। वो अदालत में है या घर में है, तो जो भी है तो वो तय करेंगे ना। मैं और आप कौन तय कर रहे हैं? आपकी बात दो मेरे अच्छे संबंध है। अच्छा, मेरे अच्छे संबंध है। मेरे जामिया के जूनियर भी हैं मेरे। अच्छा, नदवी जी से अच्छे संबंध का मतलब नहीं, अच्छे संबंध है, अच्छे संबंध पार्टी। अरे मैंने कहा मेरे कौन से, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। वो हमारे सीनियर हैं, नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे ही नदवी साहब हैं, पार्टी के सांसद हैं, जामिया के स्टूडेंट रहे, हमारे जूनियर रहे। वो दुआ सलाम अच्छे से होती। जब हम लोग आते थे पार्लियामेंट में नमाज पढ़ते थे तो उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे। हमारे इमाम भी हैं। तो अब जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे, उससे अगर संबंध खराब होंगे तो हमारी तो नमाज ही नहीं होगी। ठीक है।
तो फिर हमारे संबंध कैसे खराब हो जाएंगे? ठीक है, राजनीति की रवायत आपने बखूबी निभाई है और अंत में मेरे इस इंटरव्यू की भी एक रवायत है कि हम रैपिड फायर राउंड में ज़रूर चलते हैं, जल्दी जल्दी सवाल होंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इसको सुनिएगा भी और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। शुरू करें? बिल्कुल। पीडीए एमवाई? नहीं, पीडीए एक पूरे सब जात बिरादरी धर्म जो पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, अगड़े हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, जिन्हें इस सरकार ने तबाह बर्बाद कर दिया, उन सारे लोगों को एक आह्वान है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का, रैपिड फायर राउंड का अगला सवाल और समाजवादी पार्टी के सरकार इस सरकार को आजम या नदवी? मतलब मैं समझता नहीं, हमारे दोनों पार्टी के लोग हैं तो दोनों का सम्मान है। रुचि वीरा या एसटी हसन? दोनों सम्मानित पार्टी के एक सांसद हैं, एक पूर्व सांसद हैं। कांठ या हसनपुर? कांठ। विधानसभा या राज्यसभा आपके लिए? नहीं, जहां या लोकसभा? जहां मेरा नेता कहे। अखिलेश यादव शिवपाल यादव? अखिलेश यादव। शिवपाल यादव रामगोपाल यादव? दोनों। कमाल अख्तर के लिए लखनऊ या दिल्ली? जहां नेता का पार्टी काम ले। मोदी या योगी? दोनों, एक मुख्यमंत्री जी हैं, एक प्रधानमंत्री जी हैं। आई लव महादेव या आई लव मोहम्मद? आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। सनातन या इस्लाम? हमारा मजहब कहता है कि हर धर्म की इज्जत सम्मान करो। हिंदू या मुसलमान? दोनों भाई भाई। मंदिर या मस्जिद? दोनों हमारी इबादत गाह। कमाल भाई, कमाल हैं आप, लेकिन कमाल हैं, और कमाल का इंटरव्यू आपने। अंत में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी सवाल में कोई जवाब रह गया है तो आप बोल सकते हैं। नहीं, कोई नहीं, आपका मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बुलाया। बस एक थोड़ी सी मेरी शिकायत है कि आप रामपुर में ज़्यादा रहे, पूरी यूपी का ध्यान रखिए। अगली बार कांठ और हसनपुर में भी आपके साथ में रहेंगे। हाँ, निश्चित इतना तौर पे। पक्का है। हमें जिस काबिल जहाँ की जनता ने बनाया तो उसकी भावनाओं का भी कदर करनी अरे मुझे चाहिए। अच्छा लगता है जब इतना बड़ा नेता यहाँ से शिकायत लेके और दे करके जाता है, इसे मैं अपनी जीत मानता हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगा ऑन अ सीरियस नोट, कमाल अख्तर पॉलिटिशियन है, इनका फैसला करना आपका हक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, विदाउट एनी PR काइंड ऑफ अ थिंग, मैं किसी सिफारिशी इंटरव्यू में बिलीव नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कमाल भाई को मैंने रिक्वेस्ट की, कमाल भाई हसनपुर कांठ होते हुए दिल्ली में इनका अपना काम था, क्षेत्र में भी जाना था, फिर भी इन्होंने ट्रैफिक के बीच आते हुए घंटों का सफर करके मेरे स्टूडियो में आने को प्राथमिकता दी। पहला, कमाल भाई, हालांकि आपकी इजाज़त से ही, कमाल भाई के जो पिता यानी वालिद वो बीमार हैं, मैंने बस रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर के लिए आप आ सकते हैं क्या, क्योंकि आप एक खिदमतगार बेटे भी हैं, आप वो फ़र्ज़ अच्छे से निभाते हैं और निभाते रहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक नेता भी हूँ, जनता को जवाब देना भी चाहता हूँ, इसीलिए मैं 1 घंटे के लिए इंटरव्यू में आऊँगा और फिर से अस्पताल वापस अपने पिता के पास में चला जाऊँगा। इस बात के लिए मैं आपको सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमाल भाई, बड़ा मज़ा आया। कमाल का इंटरव्यू, कमाल का वक्त, कमाल का रैपिड फायर राउंड और कमाल के कमाल भाई। थैंक यू सो मच। राष्ट्रवादी राशिद के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। अगली बार कमाल का इंटरव्यू होगा और आग लगाएंगे इंटरव्यू में, याद रखिएगा। नमस्ते।